शाम 7 बजे न्यूज 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आयकर विभाग ने आईटी रिटर्न में गलत जानकारी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। आयकर विभाग ने ऐसे 67,54,000 लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने टैक्स देनदारी के बावजूद साल 2014-2015 में टैक्स नहीं चुकाया। आयकर विभाग की विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि NFS की जांच में इसका खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने ये लिस्ट बैंकों की सालाना रिपोर्ट और TDS, TCS डेटाबेस के आधार पर तैयार की है। इन लोगों ने साल 2014-2015 में बड़े ट्रांजैक्शन किए और इसकी जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी। ऐसे नॉन फाइलर्स के नाम आईटी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इनकी जानकारी पैन कार्ड नंबर से लॉगिन कर मिल सकती है। ऐसे नॉन फाइलर्स ने आईटी विभाग ने अपील की है कि अपनी टैक्स देनदारी चुका दो वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस वक्त की एक अहम खबर से हम आपको यहां पर रूबरू करा रहे हैं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न में जिन लोगों ने गलत जानकारी दी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी यहां पर कर ली है। आयकर विभाग ने ऐसे 67,54,000 यानी कि करीब 67.5 लाख लोगों की पहचान कर ली है। टैक्स देनदारी के बावजूद साल 2014-2015 में इन लोगों ने टैक्स नहीं चुकाया और आयकर विभाग की विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि NFS की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग ने ये लिस्ट बैंकों की सालाना रिपोर्ट और TDS, TCS डेटाबेस के आधार पर तैयार की। इन लोगों ने साल 2014-2015 में बड़े ट्रांजैक्शंस किए और इसकी जानकारी इन्होंने आयकर विभाग को नहीं दी है। नॉन फाइलर्स के नाम आईटी विभाग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इनकी जानकारी पैन कार्ड नंबर से लॉगिन कर मिल सकती है और ऐसे नॉन फाइलर्स को आईटी विभाग ने अपील जारी की है कि आप अपनी टैक्स की देनदारी चुका दें वरना सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, कैसे इनकम टैक्स विभाग को इन सब लोगों की जानकारी आई? यूं करें कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है और सख्त हिदायत भी यहां पर दे दी है। कैसे इनकम टैक्स विभाग को इनकी इंफॉर्मेशन मिली? देखिए, हाल ही में CBDT ने नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है जिसके तहत साल भर के दौरान आप जितने भी बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो चेक के जरिए हो, चाहे फंड ट्रांसफर के जरिए हो, या फिर आपने किसी चीज पर TDS या TCS चुकाया है यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स चुकाया हो, यानी कि कोई भी बड़ी रकम आपने लेन देन करी हो, उसके तहत आपके इनकम टैक्स रिटर्न को मैच किया जाता है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आपकी हर बड़ी लेन देन पर है। तो साल 2013-14 के दौरान जिन लोगों ने भी बड़ी लेन देन की है उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न से उसका मैचिंग कराया गया, प्रोफाइल मैच किया गया और तब यह पता चला है कि करीब इतने सारे 67 लाख लोग ऐसे हैं जो कि जिन लोगों ने अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न या तो नहीं भरा है या भरा भी है तो कम भरा है। तो इससे पता चला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये सारे पोटेंशियल फाइलर्स हो सकते हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स सही तरीके से नहीं भरा या बिल्कुल ही नहीं भरा। तो ऐसे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे कहा है कि भाई आप अपना टैक्स भर दें, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परस्यू करेगा और आपके जो इनकम टैक्स में जो आपने जानकारी छुपाई है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आलोक, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी? और दूसरी बात, क्या इन लोगों को कोई नोटिस दिया गया है या खुद ही कोई भी इस वेबसाइट पर जाए, अपना पैन नंबर डाले और देखे कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए इसमें सिंपल सा तरीका है। इनकम टैक्स विभाग की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना होगा। अपने जब पैन नंबर से आप उसको लॉगिन करेंगे तो एक नॉन कंप्लायंस कॉलम होता है, वहां पर जाके देखेंगे तो आपके नाम से कोई ना कोई नोटिस, इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन वो वेबसाइट खोलते ही आपको दिख जाएगी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो दर्ज किया है वो सही नहीं है, गलत है, तो उसके बारे में आप अपना रिप्लाई उसमें दे सकते हैं कि अमुक डिपार्टमेंट में मैंने खर्च किया था, ये अमुक ट्रांजैक्शन किया था, इसके बारे में मैंने ये जानकारी दी थी। अगर वो आपने जानकारी ऑनलाइन दे दी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे संतुष्ट हो गया फिर तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं संतुष्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेजेगा। उसके बाद आपसे परस्यू भी करेगा कि आप अपनी टैक्स चुकाएं या फिर नहीं टैक्स चुकाने पर पेनल्टी भी लगा सकता है। तो ये तमाम पेनल्टी किस तरह की होगी यहाँ पर?
पेनल्टी सिंपल सी बात है कि जो पिछले साल में आप अगर टैक्स नहीं चुकाते हैं तो पिछले साल से जो इनका उसका इंटरेस्ट जोड़ के आपसे टैक्स लिया जाता है। तो आप चाहें तो अगर पिछले साल आपने इनकम टैक्स चुकाया हुआ है तो अगले 1 साल तक आप भर सकते हैं। अगर कोई ओमिशन या कमीशन हुआ है तो अगले साल आप उसको टैक्स चुका दें। तो यानी कि 14-15 के दौरान असेसमेंट ईयर 15-16 के दौरान उन लोगों ने सही तरीके से टैक्स नहीं भरा है। ऐसे लोगों को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। जांच में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक बहुत ही कह सकते हैं हाई क्वालिटी का एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है उन्होंने, उससे ये पता चला है क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शंस बड़े होते हैं उससे इनकम टैक्स रिटर्न को मैच कराया जाता है। और इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपना पैन नंबर डालिए और देखिए कि कहीं आपका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। और जैसा कि आलोक ने यहाँ पर बताया कि सरकार बेहद सख्त है, या तो आप अपना टैक्स यहां पर भर दीजिए, नहीं तो कड़े से कड़े कदम जो है वो सरकार यहां पर उठाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। कालाधन के आकाओं की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, इसमें देश के कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें बिजनेसमैन, वकील, सरकारी ओहदे पर बैठे कई बड़े लोग भी शामिल हैं। तो कैसे चल रहे थे ये देश भर में हवाला नेटवर्क, आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नोटबंदी बना कमाई का जरिया, काले धन को सफेद करने का धंधा, काले धन के आकाओं पर शिकंजा। बेशक आम जनता नए नोटों के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़ी है, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिस्टम से हटकर नए नोटों के रूप में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काले धन के इन आकाओं को नए नोट मुहैया करा रहे हैं। ऐसे ही काले धन के आकाओं पर अब शिकंजा कसा जा रहा है और पड़ताल में परत दर परत सभी राज सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। पारसमल मुंबई से मलेशिया भागने की फिराक में था जब उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पारसमल पर 25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलने का आरोप है। लेकिन ये मामला यही तक नहीं है, बल्कि इसके तार कुछ और मामलों से जुड़े हैं। तो इसकी तह तक जाने के लिए आपका इन मामलों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल ये वही पारसमल हैं जिनके तार दक्षिण भारत के कारोबारी शेखर रेड्डी और दिल्ली के वकील रोहित से जुड़े हुए हैं। और शेखर रेड्डी की पहुंच तमिलनाडु के मुख्य सचिव रहे पी रामा मोहन राव तक है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के वकील रोहित टंडन और पारसमल के बीच संबंधों का खुलासा हुआ था। नई दिल्ली में लॉ फर्म चलाने वाले रोहित टंडन के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने 3 बार छापा मारा था। पहली छापेमारी में 125 करोड़ रुपए बरामद किए गए, दूसरी बार 19 करोड़ और तीसरी बार 13 करोड़ कैश बरामद हुआ। अब तक रोहित टंडन के पास करीब 157 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। वहीं चेन्नई के रेत कारोबारी शेखर रेड्डी को काले धन के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि पारसमल ने शेखर रेड्डी का भी काला धन सफेद किया था। शेखर रेड्डी के ठिकानों पर पिछले दिनों ही आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से 130 करोड़ कैश, जिनमें 34 करोड़ रुपए के नए नोट शामिल थे और 177 किलो सोना बरामद किया गया। चेन्नई में रेत कारोबारी शेखर रेड्डी के यहाँ छापेमारी में राम मोहन राव के खिलाफ काफी सबूत मिले थे। इसके बाद तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी रामा मोहन राव के यहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की और फिलहाल उन्हें पद से हटा दिया गया है। राम मोहन राव के यहाँ छापेमारी में 30 लाख कैश और 5 किलो सोना बरामद किया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने 24 घंटों तक राव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन सब लोगों के यहाँ से बरामद काले धन से साफ है कि काले धन का ये नेटवर्क कोलकाता से पूरे देश में फैल गया था, यानी काले धन की कैपिटल बन चुकी थी कोलकाता। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसद क्षेत्र में काशी में जमकर गरजे। मोदी ने नोटबंदी को लेकर विपक्ष को करारा जवाब दिया और बेईमानों का साथ देने वालों पर भी जोरदार हमला किया। पीएम मोदी का दमदार वार, राहुल गांधी पर तीखा वार। नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार किया।
पीएम मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी ली। लोग ये जानकर हैरान हैं कि राहुल गांधी बोलते भी हैं, लेकिन उनके बोलते ही अब सब खुलासा हो गया। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता सर, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। देखा होगा आपने, मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी निशाना साधा। यूपीए के शासन में जमकर घोटाले हुए, तब क्यों मौन रहे मनमोहन? कांग्रेस अब नोटबंदी की आड़ में गरीबी और निरक्षरता का हवाला दे रही है, अपना रिपोर्ट कार्ड बता रही है, लेकिन पब्लिक सरकार के साथ है। जनता अब कांग्रेस की असलियत जानती है। मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? बेईमानों पर चली तलवार। मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बहाने पोल खुल गई है, कुछ दलों के नेता बेईमानों का साथ दे रहे हैं। मैंने जब इस पूरा काम के लिए दिमाग खपा रहा था, योजना बना रहा था, कभी सोचा नहीं था कि देश के राजनेता कुछ और कुछ राजनीतिक दल हिम्मत के साथ बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने विरोधियों की तुलना पाकिस्तान से की। पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में भेजना हो तो क्या करता है? वो सीमा पर फायरिंग शुरू कर देता है, तो इधर चलती रहती है आमने सामने, और लपक करके वो घुस जाते हैं। इन दिनों संसद में आपने देखा होगा, तू मैं, तू मैं। तो इन लोगों को पीछे से, मुझे अब समझ आया ये होलना किसकी भलाई के लिए किया जा रहा है। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी की नजर अब यूपी इलेक्शन पर है। ऐसे में मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और पार्टी नोट बैन का क्रेडिट लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस्तीफा दे दिया है। राजभवन से जारी बयान में इस्तीफे की जानकारी दी गई। नजीब जंग के कार्यकाल में अभी भी 18 महीने का वक्त बचा है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। राजभवन की तरफ से जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। नजीब जंग ने अपने कार्यकाल से 18 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 जुलाई 2013 को पद संभाला था। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले की वजह साफ नहीं है। अभी यह भी साफ नहीं है कि केंद्र सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दी है या नहीं। राजभवन से जारी संदेश में कहा गया है कि नजीब जंग फिर से शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाएंगे। He will go back to academics. He will spend holidays. He will spend time with his family. He is in touch with certain universities in US, and most probably he will take up some teaching assignment. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस राज्य में भी बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां राज्यपाल या उपराज्यपाल पर केंद्र सरकार दबाव बनाती है। हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या डील केजरीवाल जी के और नरेंद्र मोदी जी के बीच में हुई है जिस वजह से नजीब जंग जी को यहां से जाना पड़ा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल नजीब जंग संविधान के मुताबिक काम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा उन पर गलत आरोप लगाती रही है। उन्होंने कोशिश की दिल्ली में अच्छे से काम करने की, कॉन्स्टिट्यूशन को सुरक्षित करने की। वाद विवाद हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। आम आदमी पार्टी नजीब जंग पर केंद्र के इशारों पर काम करने का आरोप लगाती रही है। पिछले 2 साल में और उससे पहले 49 डेज के दौरान
उनके साथ काम किया। बहुत अच्छा, खट्टा मीठा, कई तरह का उनके साथ अनुभव रहा है। कई चीज़ों पे हम उनसे झगड़े भी हैं, कई चीज़ों पे अंदर बैठ के खूब बहस भी हुई है, कई चीज़ों पे उन्होंने हमें आगे बढ़ने से रोका भी है। हालांकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि तमाम खट्टे मीठे अनुभवों के बावजूद कह सकता हूं कि नजीब जंग साहब के साथ हमने मिलकर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल नजीब जंग की तुलना हिटलर से भी कर चुके हैं। हालांकि फिलहाल नजीब जंग के इस्तीफे की वजह साफ नहीं है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले मौजूदा अखिलेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 17 पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का फैसला किया है। अखिलेश कैबिनेट ने आज इन जातियों को एससी में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। समाजवादी पार्टी के 2012 के घोषणा पत्र में यह मुद्दा शामिल था। हालांकि फिलहाल इन जातियों को राज्य की योजनाओं का ही मिलेगा फायदा। प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा गया है। केंद्र से मंजूरी मिलने पर ही केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि सरकार बनेगी तो 17 पिछड़ी जातियों को हम अनुसूचित जाति की सुविधाएं देंगे, और जब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा। इन लोगों का मंशा उसको शामिल करना नहीं है, उसे लाभ दिलाना नहीं है, उस पर सिर्फ राजनीति करना है। सबको पता है, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी कर चुकी है और बसपा भी कर चुकी है। ये आते हैं तो करते हैं, वो आते हैं तो वापस लेते हैं, यही चल रहा है। कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह, कुम्हार, निषाद, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ जाति को एससी में किया गया है। यूपी में इन 17 जातियों का ओबीसी के 48% में से 13.5% की आबादी है।